बड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो मसलों पर बात करने जा रहे हैं। हमारे दोनों मसले देश के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। एक मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, दूसरा राजनीति के क्षेत्र से। पहला विषय है वो भारत की हिंदी फिल्मों के भविष्य को लेकर जुड़ा हुआ है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। तकरीबन 180 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ यह फिल्म तैयार हुई थी। आमिर खान एक ऐसे अभिनेता हैं जो साल दर साल फिल्मों की झड़ी नहीं लगाते, बल्कि 2-3 साल में कोई एक फिल्म लेकर उपस्थित होते हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है, आकांक्षा रहती है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा के रिलीज होने की घोषणा के साथ ही उसके बॉयकॉट का अभियान शुरू हो गया था। बताया जाने लगा कि आमिर खान की फिल्म को देखना लगभग देशद्रोह के बराबर है। एक ऐसा शख्स जो सार्वजनिक मंच से कहता है कि भारत रहने लायक नहीं रह गया है, अपनी पत्नी के हवाले से उसकी पिक्चर को क्या देखना, उसे सबक सिखाने की जरूरत है, इस प्रकार के आह्वान से सोशल मीडिया भरा हुआ था। फिर भी राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना था कि आमिर खान, जिन्हें फिल्मों में तकरीबन 30-35 साल का समय हो गया है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनकी पिक्चर के प्रति अपना एक आकर्षण है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले 4 दिन का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन ये बता रहा है कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि बुरी तरीके से फ्लॉप होने के कगार पर पहुंच गई है। 4 दिन में महज 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन पूरे भारतवर्ष में इस फिल्म ने किया है। बताया यह जाता है कि इतना कलेक्शन तो आमिर खान की फिल्म पहले दिन ही कर लिया करती थी। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब इस प्रकार के अभियान फिल्मों का भविष्य तय करेंगे। इस विषय पर बात करेंगे। दूसरा विषय हमारा कश्मीर के संदर्भ है, जहां बड़ी उम्मीद थी धारा 370 के तमाम प्रावधानों के हटने के बाद की शांति बहाल होगी, वह उम्मीद टूटती जा रही है। आज एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की हत्या के संदर्भ में खबरें आई हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहला जो हमारा मसला है वो भारत की हिंदी फिल्मों के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, बॉलीवुड के भविष्य को लेकर जुड़ा हुआ है। और ये बात चिंताजनक इसलिए है कि केवल लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप नहीं हुई है, बल्कि इसके साथ आमिर खान अभिनीत रक्षाबंधन के संदर्भ में भी दर्शकों के लिए थिएटर तरस रहे हैं। हाल ये है कि कोविड के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बॉलीवुड एक बार फिर फलेगा फूलेगा, लेकिन 8 महीने इस साल के हो गए हैं और इस 8 महीने में उंगली पर गिनी जाने वाली भी फिल्में नहीं है जिनको हिट करार दिया जा सके। तो बड़ा नाजुक मसला है, भारत के सिने जगत से जुड़ा हुआ मसला है। इस पर कोई गंभीर विमर्श करने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे आपका परिचय कराए उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि जनता कभी अतृप्त नहीं होती, उसके नायक अचेत या भ्रममय हो सकते हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने जो ये बात कही थी, वो जनता के संदर्भ में ये बताने की कोशिश की थी कि जनता कभी भी जो है भ्रमित नहीं होती है। जनता को पता होता है क्या सही या गलत। क्या वाकई ऐसा है? लाल सिंह चड्ढा के संदर्भ में जो हश्र हुआ है या रक्षाबंधन का जो हश्र हुआ है वो इसी के तहत हुआ है? समझने की कोशिश करते हैं। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है राजीव शंकर गोयल, फिल्म निर्देशक एवं सिनेमाटोग्राफिक है। हमारे साथ में चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, जाने माने फिल्म समीक्षक हैं। और इन सब के बीच में इस प्रकार के बायकॉट के अभियान के संदर्भ में समर्थन की ध्वजा लहराने वाले अयोध्या से संरक्षक सनातन हिंदू महासभा संत गुंजन दास जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संत गुंजन दास जी से ही करते हैं। हजारों लोगों की मेहनत से तैयार हुई फिल्म कुछ लोगों के द्वारा बायकॉट के आह्वान के चलते दम तोड़ दी है, ऐसा दावा भी सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। सच क्या है, इसके लिए तो हम चंद्रमोहन शर्मा जी के पास चलेंगे ही, पर बाबा गुंजन दास जी आपसे जानना चाहते हैं क्या हासिल कर रहे हैं इस प्रकार के आह्वान से हम? क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में ये नजरिया रहेगा कि आप मुंह से आवाज़ तो निकालो, फिर हम बताते हैं आपका हश्र क्या होगा? क्या एक धर्म विशेष से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में ये व्यवहार तय कर लिया है क्या इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने? ये सवाल जहन में आता है। आपका नजरिया जी गुंजन दास जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुंजन दास जी? गुंजन दास जी से मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मेरे साथ में चंद्रमोहन शर्मा जी हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी का नजरिया जानने में मेरी दिलचस्पी है। फिल्म फ्लॉप क्यों हुई चंद्रमोहन जी? क्या इसलिए कि लोगों ने बायकॉट का अभियान किया था, आह्वान किया था, लोगों ने बड़ी गंभीरता से ले लिया, या फिल्म उतनी बेहतर बनी नहीं जो दर्शकों को भाती? अब फिल्म अच्छी नहीं बनी तो लोग देख नहीं रहे, इसके लिए बॉयकॉट के अभियान वाले अपनी पीठ थपथपाए, पर सच ये नहीं है। आपके अनुसार सच क्या है? जी चंद्रमोहन जी।
चंद्रमोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रमोहन जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं एक बार राजीव शंकर गोयल जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। राजीव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ मैं। माफी चाहूंगा राजीव जी, मैंने अपने दो पैनलिस्ट से बात करने की कोशिश की, पर तकनीक ने शायद मेरा साथ नहीं दिया। जैसी हालत आमिर खान की हो रही है, वैसे ही शायद मेरे शो की भी आज हो रही है। थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा इस मसले के संदर्भ में आपका नजरिया। शायद फिल्में आपका साथ दे रही जी। हैं और फिल्म वाले आपका साथ दे रहे हैं। जी। बहरहाल नमस्कार। और चूंकि आपने सवाल किया कि बायकॉट जी। किया किया गया है इस फिल्म का, जी। तो बायकॉट के निश्चित रूप से सिर्फ राजनीतिक कारण है और कोई कारण नहीं है। जी। तो बायकॉट हमारे देश में इस वक्त जो भी एक ट्रेंड चल पड़ा है, और ख़ास तौर पर शाहरुख की फिल्मों का, आमिर की फिल्मों का, या हम देखें सलमान खान की फिल्में अभी रिलीज नहीं हुई हैं, लेकिन इनकी फिल्मों के बायकॉट का एक ट्रेंड चल पड़ा है। और शायद इस देश की जनता ये भूल गई है कि आमिर खान वही कलाकार हैं जिन्होंने एक ज़माने में लोगों को ऐसी वेब सीरीज, ऐसा चैनल पर एक प्रोग्राम दिखाया था जिसका नाम था सत्यमेव जयते। जी। और लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, और न सिर्फ प्रशंसा करते थे बल्कि इसको दम साध कर देखा करते थे। जी। ऐसा प्रोग्राम उनका था। और ये सिद्ध करने की ज़रूरत शायद इस देश में रहने वाले किसी आदमी को नहीं है कि वो इस देश का नागरिक है और इस देश से बेपनाह प्यार करता है। जी। दूसरी चीज ये है कि लाल सिंह चड्ढा पर ही अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो लाल सिंह चड्ढा जो है विश्व की एक बहुत महान फिल्म है, 1994 में बनी थी, रॉबर्ट जेमेकिस की, जी। जो विंस्टन ग्रूम के उपन्यास, इसी शीर्षक का उपन्यास था, उस पर केंद्रित थी। जी। इसे 6 अकेडमी अवार्ड्स मिले थे और टॉम हैंक्स ने इसमें अभिनय किया था। एक बेहद बेइंतहा सुंदर फिल्म है। और ये फिल्म दरअसल मूल रूप से मनुष्य की चेतना के उस बिंदु को, उस जगह को छूती है जहां पर इस आपाधापी और इस बहुत ही अनमने से संसार में हम ये देख सकते हैं कि प्रेम की और करुणा की कोई किरण, कोई लौ कहीं बची हुई है। जी। उसको पकड़ने की कोशिश वो फिल्म करती थी। बहुत खूबसूरती से उसने किया था। रॉबर्ट जेमेकिस एक महान फिल्मकार है। लगभग लाल सिंह चड्ढा चूंकि उसका रीमेक है, जी। और मेरा अपना एक फिल्मकार के नाते ये मानना है कि हम जब फिल्मों को देखें और अगर वे रीमेक हैं किसी भी फिल्म के, तो हम तुलना की दृष्टि से ना देखें कि हम, फॉरेस्ट गंप एक महान फिल्म थी तो लाल सिंह चड्ढा को भी एक महान फिल्म होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लाल सिंह चड्ढा उसका एक भारतीकरण है। वो अमेरिका की पृष्ठभूमि में पूरी तरह सेट थी, ये भारत की पृष्ठभूमि में है। लाल सिंह चड्ढा भी समकालीन राजनीति को और सामाजिक बदलावों को ट्रैक करती थी, और ये फिल्म भी ट्रैक करती है। बहुत सारी चीज़ों को ये फिल्म भी ट्रैक करती है। जी। जैसे हम मोटे तौर पर देखें तो आपातकाल को इसमें दिखाया गया है। जी। दूसरी चीज़, 84 के सिख विरोधी दंगों को इसमें बहुत मुखरता के साथ दिखाया गया है। अगर हम देखें रथ यात्रा, मंडल आयोग, मंडल कमीशन के दौर में जो जो कुछ हुआ, उस पर भी बहुत सारी बात की। बहुत सारी चीज़ों को निर्देशक ने और निर्माता ने छोड़ा है। जी। निश्चित रूप से आज के भारत में, जिस तरह के भारत में हम रह रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है उसने, जो मुझे लगता है कि शायद ठीक ही किया है जी। एक दृष्टि से। लेकिन उसके बावजूद लाल सिंह चड्ढा एक बात में जरूर खरी उतरती है, एक फिल्म मेकर के नाते कह रहा हूँ। जी। और हो सकता है कि दर्शकों की संवेदना का स्तर अभी भारत में शायद उतना नहीं हुआ है कि वो इतने सूक्ष्म और इतने बारीक विचारों को, प्रेम और करुणा के बहुत नीचे बहते धारे को, वो उस तरीके से समझ पाए और उस तरीके से ग्रहण कर पाए। शायद ये हमारे देश का, मैं मतलब ज्यादा कहूँगा, ही क्लासिक पिक्चर तैयार कर दी, ये आपका कहना है राजीव शंकर जी। तो मैं कुल मिलाकर आपसे मर्म की बात जानना चाहूंगा, फिर मैं संत गुंजन दास जी के पास जाना चाहता हूं। आपके अनुसार दर्शक नहीं मिल रहे,
लाल सिंह चड्ढा को। कमजोर फिल्म के कारण नहीं बन रहे, बहुत ज़्यादा बेहतर फिल्म हो गई तो इतनी समझ वाले हम लोग ही नहीं हैं, इसलिए नहीं मिल रहे, या कुल मिला के बायकॉट के आह्वान को मानस में बड़ी गंभीरता से ले लिया गया और हर एक को होड़ लग गई है कि मुझे अपने आप को देशभक्त साबित करना है। तो उसके दो पैमाने थे, एक आपके घर पे तिरंगा होना चाहिए 13 से 15 अगस्त तक, और दूसरा आपको लाल सिंह चड्ढा फिल्म नहीं देखनी चाहिए। क्या मानते हैं आप? देखिए, इसमें सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जी ये जो आपने उनको एक क्रम से बता दिया है, और ये सारे फैक्टर, कि फिल्म शायद बहुत बारीक हो गई है, जी जो बहुत ज्यादा बैठती नहीं है, जी क्योंकि हम लाउडनेस के आदी हैं, जी हम नारे के आदी हैं, हम बहुत उत्पात के आदी हैं, तो शायद फिल्म उस तरह से छू नहीं पाती। दूसरा, बायकॉट जी निश्चित रूप से एक अपना काम तो किया ही है, जी और फिल्म की नज़र से अगर हम देखें तो फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीयकरण करते हुए कई बार हर निर्माता और निर्देशक के सामने ये चुनौती होती ही है, जी क्योंकि भारतीय समाज बिल्कुल अलग तरह का समाज है। यहाँ बहुत सारी चीजों की स्वीकार्यता आज भी नहीं है। नहीं है। तो नहीं रविशंकर जी का कहना है सब कुछ मिला जुला हो गया, पर वो मान रहे हैं कि फिल्म को वैसी सफलता तो नहीं मिली है जैसी मिलनी चाहिए थी। पर मैं संत कुंजन दास जी के पास आना चाहता हूँ, संत कुंजन दास जी से जानना चाहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा की नाकामी को क्या देखते हैं? हिंदुत्व की जीत, राष्ट्रभक्तों की जीत, राष्ट्रभक्तों का वर्चस्व, क्या आप मानते हैं फिल्म अच्छी होती तो लोग देख लेते, फिल्म खराब थी तो लोग नहीं देख रहे? किस रूप में देख रहे हैं संत कुंजन दास जी? क्या राष्ट्र की मजबूती जाहिर हो रही है, हिंदू समाज की जागरूकता जाहिर हो रही है, हिंदू समाज जाग उठा है ये जाहिर हो रहा है, और मुसलमानों के लिए इस देश में अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई ये जाहिर हो रहा है? थोड़ा आप जैसे संत के माध्यम से देश की दिशा के संदर्भ में कुछ मार्गदर्शन मिले कुंजन दास जी? सबसे पहले तो ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, तो इसके बारे में जो तकनीकी विश्लेषण अभी राजीव शंकर जी कर रहे थे, जी तो मैं सबसे पहले उस पर जाना चाहूँगा कि राजीव शंकर जी के हिसाब से बहुत बारीकी पक्ष को, प्रेम को और क्या क्या बता रहे थे, दिखा रही है, जो भारतीय दर्शकों के समझ से परे है। जी भारतीय दर्शकों ने, ये कोई कमर्शियल मूवी नहीं थी, एक एंटरटेनमेंट मूवी थी और रीमेक थी। जी तो सबसे पहले भारतीय दर्शक बहुत ही समझदार हैं। जी प्रेम की गहराई जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो शायद भारतीय व्यक्ति से ज्यादा विश्व में पाश्चात्य सभ्यता जो है वो तो भौतिकता पे आधारित है, प्रेम और उसकी व्यक्ति वो समझ ही नहीं सकती है। जी तो भारतीयों से ज्यादा प्रेम की बारीकी या किसी चीज की बारीकी समझना, ये तो इनके कहने के हिसाब से तो मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। जी अब चूंकि इसको ढके कैसे, अभी तो बहरहाल 4 दिन 5 दिन रिलीज हुआ है, तो कहा नहीं जा सकता फिल्म कितनी सफल होगी या कितनी असफल होगी। जी इसके पीछे जो लेकिन मूलभूत कारण है, तो आमिर खान का जो है हिंदुत्व विरोधी रवैया रहा है। इसके पहले इन्होंने एक पीके फिल्म बनाई थी जी जिसमें शंकर भगवान को ये दौड़ा लिए थे, लक्ष्मी जी को लापता बता रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे। इस प्रकार की बॉलीवुड की जो फिल्में बन रही हैं अभी, काफी दिनों से बन रही थी। पहले हिंदू समाज शायद उतना जागरूक नहीं था, अब हिंदू समाज कहीं ना कहीं अपनी चीजों के प्रति सोशल मीडिया से या चाहे जैसे जागरूक हो रहा है। जी हमारे केवल धर्म का मजाक बनाने के लिए ऐसी फिल्में जो ये इस तरीके के अभिनेता डायरेक्टर जो भी बना रहे हैं, उसमें प्रोड्यूसर बहुत सारी टीम, हजारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। जी तो मैं जैसे एक वेब सीरीज भी आई थी आश्रम करके, अयोध्या में इसका मुखर विरोध किया गया था, उस विरोध में मैं भी शामिल था। जी हम मान रहे हैं कि कहीं कहीं आश्रम में जो दिखाया गया, हालांकि मैंने आश्रम 2 सीरीज मैंने देखी हुई थी, बॉबी देओल जी का अभिनय बढ़िया था। जी कुछ आश्रमों में हो सकता है इस तरीके की गतिविधि हुई भी हो, जी लेकिन उसको एक ऐसा दिखा देना सभी आश्रमों का कि हाँ सभी आश्रमों में इसी तरीके की गतिविधि होती है। जी चलिए ये भी मान लिया, फिल्में समाज का आईना होती हैं। आप ये चीज मदरसा पे या गिरजाघरों पर या अन्य धर्म पे बनाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते हैं? या पीके जैसी मूवी, आप मजार पे चद्दर चढ़ाने वाले या इस विषय पे आपको केवल सॉफ्ट टारगेट हिंदू समाज या हिंदू समाज से जुड़े लोग या उनका धर्म ही मिलता है। जी इस तरीके से आमिर खान का विरोध इन चीजों की वजह से था। इसके बाद जब ये लोग कहते हैं कि हाँ फिल्में कला दिखाती हैं, कला और संस्कृति दिखाती हैं, राजनीतिक विरोध इसका हो रहा है, राजनीति नहीं आनी चाहिए फिल्मों में, इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। तो फिल्मों में फिर आपको किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं करना चाहिए, और फिल्म स्टार्स को राजनीति में घुसने की क्या जरूरत है?
इन्होंने इंटॉलरेंस की, जब मोदी जी के खिलाफ एक लहर लोग बना रहे थे, तमाम बुद्धिजीवी और वामपंथी लोग, उसमें इन्होंने अपनी पत्नी किरण जी से बयान दिलवाया कि हाँ भारत तो अब रहने लायक नहीं है। और भारत में क्या वो नहीं रह रही हैं? बाद में उनको भी शायद आमिर खान ने छोड़ दिया, उसका व्यक्तिगत विषय मैं अभी उतना नहीं जानता हूँ। भारत रहने लायक उनके लिए नहीं था। इस तरीके से देश की छवि ये बाहर क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? मैं गुंजन जी बस एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। आपने सारी बात कही, आपने पीके का उल्लेख किया। पीके में अभिनेता हैं आमिर खान, फिल्म के निर्देशक नहीं है। एक अभिनेता के संदर्भ में सीधा दायित्व यह है कि जो निर्देशक बताए उस कार्य को अंजाम दे। पीके बनाई जिन्होंने, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। पीके का निर्देशन जिन्होंने किया उनके लेके कोई आह्वान नहीं है। सब टूट पड़े तो आमिर खान पर। क्या इसलिए क्योंकि उनके नाम के साथ खान लगा है? क्या आप नहीं मानते गुंजन दास जी, अब हम इस राह पे चले पड़े हैं कि किसी भी कारण से, कोई भी कारण से गैर हिंदू अगर कोई काम कर रहा है तो वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आमिर खान क्या गैर हिंदू होने की कीमत चुका रहे हैं? ये सवाल है संत गुंजन दास जी से। उम्मीद करता हूँ कोई ईमानदार जवाब आपसे मुझे मिलेगा। हाँ, मैं इस पे मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। आमिर खान गैर हिंदू है इसलिए नहीं। आपने कहा कि निर्देशक पे कोई उस पर प्रश्न नहीं उठाया। आमिर खान भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। इनका फिल्मों में बहुत दखल होता है। निर्देशक हो या प्रोड्यूसर हो, ये चीजों को अपने हिसाब से सीन और बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं उसमें, ये सारे लोग जानते हैं। दूसरी चीज, ऐसी फिल्म अगर आपको लग रहा है तो आप साइन क्यों कर रहे हैं? आपको निर्देशक ने बंदूक के दम पे तो साइन नहीं करा लिया ना। अगर उसका कंटेंट, आपको स्टोरी बताई गई होगी, कंटेंट आपको बताया गया होगा, या कहीं ना कहीं आप इन सब में शामिल थे, ये भी माना जा सकता है। और किसी हीरो ने क्यों नहीं साइन की? आपने ही, आप बहुत बड़े समाज के प्रवर्तक थे, आपको बंदूक के दम पे निर्देशक ने साइन करा लिया था। ऐसी पिक्चरों को आपने क्यों साइन कर लिया? क्यों? क्योंकि ये धर्म। ऐसी एक पिक्चर ओ माय गॉड भी आई थी, उसमें परेश रावल भी इस प्रकार से काफी कुछ कहते सुनते करते हुए दिखाई दिए थे। आजकल संसद में दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। गुंजन दास जी, विनम्रतापूर्वक केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। प्रकाश हिंदुस्तानी, जाने माने पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपका आकलन बतौर पत्रकार, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप करार दी जा रही है, क्या ये बॉयकॉट के अभियान का नतीजा है, या आपका आकलन है अच्छी पिक्चर होगी तो लोग देखेंगे, पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो लोग नहीं देखेंगे, लोगों के जनमानस के अनुरूप पिक्चर नहीं बनी है इसलिए खारिज कर दी गई है? किस आकलन के साथ हैं आप? मुझे लगता है कि लाल सिंह चड्ढा जनता की भावनाओं को समझने में नाकाम रही है जी। एक घटिया फिल्म बनी तो लोगों ने पसंद नहीं की, अच्छी फिल्म होती तो लोग पसंद करते। आमिर खान मुसलमान है इसलिए लोग उनको नापसंद करते ही मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इस देश में मैं दो उदाहरण देता हूँ, दो सायरा बानू और दो दिलीप कुमार की बात करता हूँ। एक सायरा बानू हैं जिनके पति दिलीप कुमार है, असली नाम है यूसुफ खान, जिन्हें इस देश की जनता ने बेइंतहा मोहब्बत दी है। दूसरी सायरा बानू के पति थे दिलीप कुमार, जो ए आर रहमान थे। कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है आगे में दिक्कत आ रही है जी। तो मेरी आवाज आ रही है मुझे जी प्रकाश जी। जी प्रकाश जी, फिर से मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल प्रकाश जी। तो ये जो बातें हैं, एक घटिया फिल्म बनी है जी। अब 1994 में हॉलीवुड की कोई फिल्म बनी, उसकी नकल करने की जरूरत उनको थी नहीं। और वो भी लाल सिंह चड्ढा के नाम से, एक सिख जवान के नाम से फिल्म बनाने की कोई तुक नहीं थी। मुझे लगता है फिल्म बेतुकी थी। मुझे लगता है कि आमिर खान व्यक्तिगत रूप से कलाकार के रूप में ओवररेटेड हैं। वो इतने महान कलाकार नहीं जितना उनको ओवररेट किया गया है। तो लोगों ने बता दिया कि भाई आप इतने महान कलाकार नहीं हैं। अक्षय कुमार की तस्वीर आज भी फ्लॉप रही क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आई। तो मुझे लगता है जहां तक आमिर खान की बात है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। उस फिल्म में एक ऐसी मुस्लिम लड़की की कहानी थी जो गाना गाना चाहती है और उसके पिता के विरोध के बाद उसकी माँ उसे गाने के लिए ले जाती है और वो गाना गाती है और बहुत लोकप्रिय गायिका होती है। तो मुस्लिम समाज के बारे में भी आमिर खान ने फिल्म बनाई है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। और मुझे लगता है कि खराब फिल्म थी इसलिए लोगों ने पसंद नहीं की। जी। तो मैं प्रकाश जी आपसे एक बात जरूर जानना चाहता हूँ इस चर्चा को विस्तार देते हुए, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस समय बॉलीवुड संकट में है? क्योंकि लाइन से बॉलीवुड की फिल्में पिट रही हैं। लाल सिंह चड्ढा बड़ी उम्मीद थी, रक्षाबंधन बड़ी उम्मीद थी, और
इसका कारण आप क्या देख पा रहे हैं? एक तो ये जानने में दिलचस्पी, और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बॉयकॉट और समर्थन किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप करा सकता है? सम्राट पृथ्वीराज भी अभी पिक्चर आई थी, पूरी सरकार उसके प्रमोशन में लग गई थी, हम देख रहे थे, अमित शाह भी देख रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी देख रहे थे, शिवराज सिंह चौहान भी टैक्स फ्री कर रहे थे। क्या कुछ नहीं किया गया? बनारस में जो है अक्षय कुमार गंगा जी की आरती भी कर रहे थे, पर इसके बाद भी आंकड़े बताते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज एक तसल्ली से फ्लॉप फिल्म रही। अभी लाल सिंह चड्ढा है, लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि देखो आमिर खान की औकात दिखा दी गई और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। थोड़ा आपकी दृष्टि मिले, आप जैसा बुद्धिजीवी हमारे साथ में है, क्या सोचता है इस विषय पर? किसी फिल्म को हिट कराने के लिए बहिष्कार और समर्थन ही कामयाब होता जी तो नरेंद्र मोदी पे विवेक ओबेरॉय की एक फिल्म आई थी, वो सुपरहिट होती। जी मनमोहन सिंह पर एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाई थी, जी उसको भी पता चलता कि क्या हाल रहा उस फिल्म का, लेकिन ये सब फिल्में खेत रही। जी तो मुझे लगता है कि ये एक मुगालता है कि हम किसी फिल्म को हिट करा सकते हैं या फ्लॉप करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी के नाम पे फिल्म बनी, जो उनकी जीवनी थी पूरी वो तो सुपरहिट होनी थी, उसको तो 500-600 करोड़ का बिजनेस करना था जी। तो ये बात तो ठीक नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा हिमांशु जी, पिछले 2-2.5 साल में लॉकडाउन में हमारे देश के लोगों ने अपने घरों में बैठकर ओटीटी पर बहुत अच्छी फिल्में देखी, वैश्विक फिल्में लोगों ने देखी। मुझे लगता है इन 2-3 साल में लोगों की पसंद बहुत ज्यादा मतलब परिष्कृत हो गई है। लोग अच्छी फिल्मों की समझ रखने लगे, तो लोग जो फॉरेस्ट गंप को पसंद करते थे वो भी लाल सिंह चड्ढा को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वो उस संदर्भ में बनी हुई फिल्म। इस फिल्म का संदर्भ जो है बेतुका है। कारगिल युद्ध का वियतनाम युद्ध से कोई संबंध नहीं है। कारगिल की लड़ाई में हम अपने बहादुर सैनिकों के लिए, हमारे पास उनके बलिदान के लिए हम कुछ भी कहें वो कम है। तो वियतनाम युद्ध की और ये कोई तुलना नहीं है। तो मुझे लगता है ये मूर्खतापूर्ण फिल्म थी और ये फ्लॉप हुई। ऐसे ही आप देखिए कि जब चाणक्य बनाने वाले महाराज ने जो पृथ्वीराज बनाई थी, फ्लॉप हो गई, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं बॉलीवुड वाले। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी बड़ी महत्वपूर्ण किस्म की टिप्पणी है प्रकाश हिंदुस्तानी जी को, और इसके लिए राजीव शंकर जी के पास जाना बड़ा जरूरी है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी का कहना है कि पिछले 2-2.5 साल में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, परफेक्शन के संदर्भ में, कलात्मकता के संदर्भ में, रचनात्मकता के संदर्भ में, समझ के संदर्भ में सब कुछ पहले से बहुत बेहतर हो गया है। इसलिए अब फिल्मकारों के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। अच्छी बनाएंगी तो ही चलेगी, कुछ भी बना देंगे वो चल जाएगा, इसका समय शायद अब नहीं रहा। क्या कहते हैं राजीव जी? प्रकाश हिंदुस्तानी सिरे से खारिज करते हैं, फिल्म अच्छी बनी नहीं, बहुत अच्छी नहीं बनी, फिल्म अच्छी ही नहीं बनी, इस राय के साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। क्या कहते हैं आप? ये उनकी अपनी पसंद है। किसी को नीला रंग पसंद है और किसी को नीला रंग बिल्कुल नहीं पसंद है। किसी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है और किसी को भिंडी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है ना? ये तो पसंद और नापसंद का मामला है। लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही। वो फिल्म समीक्षक हैं, मैं इत्तेफाक से उनसे परिचित नहीं हूँ। जैसे उन्होंने एक बात कही कि जनता की आकांक्षा के अनुरूप फिल्म बनाना चाहिए निर्देशक को। ये बड़ा ही अचरज से भरा हुआ एक मुझे स्टेटमेंट लगता है। दूसरी चीज, फिल्म को मतलब इस लेवल पर ले जाके खारिज करना किसी भी फिल्म को कि मूर्खतापूर्ण फिल्म है, ये भी बड़ा अचरजपूर्ण बात लगती है मुझे। मैंने जैसा कहा मैं उस पर कायम हूँ। 2-3 चीजें हैं। फिल्म भी एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है। फिल्म एक ट्रेंगुलेट है, आर्ट भी है उसमें, टेक्नोलॉजी भी है और बिजनेस भी है। 3 चीजों का एक ट्रेंगुलेट होता है। बिजनेस का कंपोनेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और हम ये देख रहे हैं कि सारी दुनिया में कोविड की जो सिचुएशन हुई उसने बड़े बड़े व्यवसायों को ठप किया है। बड़े बड़े व्यवसाय ठप हुए। फिल्म इंडस्ट्री कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री भी आखिरकार इंडस्ट्री है, जनता के बीच में अपना प्रोडक्शन लेके जाते हैं वो। और अगर वो भी इसको सफर कर रहे हैं उद्योग के बतौर, तो इसमें कोई बहुत बड़े अचरज की घटना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसे
संत गुंजन दास जी ने एक बात कही कि प्रेम को तो भारतीय ही सबसे ज्यादा जानते हैं। जी। शायद ऐसा है उनकी नजर में, जी। लेकिन प्रेम को हम फिल्मों में कितना जानते हैं। जी। फिल्मों में तो हमारा कंसेप्ट वही है ना, 60 के दशक की फिल्में और 70 के दशक की फिल्में, जिसमें हीरो हीरोइन पेड़ के पीछे गाना गाते थे घूमकर, और हमने प्रेम उसी को समझ लिया था, उसी को मान लिया था। जी। जिसमें दो तोते यूं मिल जाते थे या चिड़िया मिल जाती थी, वो प्रेम हो जाता था। जी। हमने तो वही मान रखा था ना। तो प्रेम सिर्फ उतना नहीं है, प्रेम एक बहुत ही ईश्वर की दी हुई नेमत है। और ईश्वर की दी हुई नियमत है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक कमाल की बात है जिसके संदर्भ में विचार करने की जरूरत है। बॉलीवुड की बनी हुई फिल्में लाइन से पिट रही हैं। लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, सड़क 2, गंगूबाई, डार्लिंग, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप जब पहली बार भारत ने जीता था कपिल देव के नेतृत्व में, बड़ी उम्मीदें थी 83, पर वो फिल्में भी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। पर इनके बीच में साउथ की फिल्में एक नई राह दिखा रही हैं। KGF चैप्टर 2 समझ नहीं आया, ये 100 करोड़ के लिए तरस गए, वो 1000 करोड़ पीट के चली गई। पुष्पा, लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं उसके सीक्वल के संदर्भ में। क्या है, सामान्य तौर पर बात करें समझ नहीं आ रही, पर चीज चल रही है। तो कुल मिला के पसंद नापसंद के संदर्भ में है। लेकिन एक आखिरी टिप्पणी जो मैं आपसे चाहता हूं राजीव शंकर जी, वो बॉयकॉट अभियान के संदर्भ में है। क्या इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, या सोशल मीडिया को एक बड़ा तबका है जो गंभीरता से नहीं लेता? तो आप भी इसी राय के साथ हैं दर्शकों के संदर्भ में, लोगों को कुछ तमाशा करना है, तमाशा चलने दीजिए, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। क्या कहते हैं राजीव जी? मैं ये तो इतना इस स्तर पर जाके तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बायकॉट जैसी चीज एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिनोमेना हमारे देश में इस वक्त बन चुका है। जी। और खास तौर पर ये मुसलमान कलाकारों के विरुद्ध तो बहुत तीव्रता के साथ और बहुत हिंसक तरीके से चल रहा है जी। लेकिन इसकी जगत भर में, सारी दुनिया भर में प्रतिध्वनि हो रही है, जो भारत की छवि को बहुत अच्छा नहीं कर रही है। और मैं ये मानता हूं कि इन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। देखिए कब आता है, हम एक प्रजातंत्र में अभी भी कहने को तो प्रजातंत्र में ही रह रहे हैं, लेकिन कब आता है इनमें बदलाव मैं नहीं जानता और मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बायकॉट के इस तरह के आह्वान जो हैं, वो चूंकि एक राजनीतिक द्वेष से और हिंसा से कहीं ना कहीं तो प्रेरित हैं ही। उनमें ये चीज नहीं है, जैसे अभी आपने ओ माय गॉड का जिक्र किया, तो चूंकि ओ माय गॉड में सभी हिंदू थे वर्चुअली, वो अक्षय कुमार थे और परेश रावल थे, और वो फिल्म तो बहुत वायलेंट तरीके से चीजों के मखौल उड़ाती थी, बहुत ही वायलेंट तरीके से। लेकिन उस फिल्म पर कभी कोई आपत्ति किसी ने नहीं की। हम उस देश से आ रहे हैं जहां हिंदू और मुसलमान, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के विरोध में फिल्में नहीं बनी हो, बहुत बनी है। फिल्मों का अगर हम इतिहास देखेंगे, अभी रिसेंट फिल्मों का भी, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में, तो कुल मिला के हम बातचीत को अगर मर पे ले जाए तो 2-3 बातें निकल के आती हैं। एक तो इस प्रकार के बॉयकॉट के अभियान को सराहा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर ये देश की छवि को खराबी करते हैं और एक रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। विशेष तौर पर मुसलमान तबके से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में इस प्रकार के आह्वान को लेकर विचार किए जाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही संत गुंजन दास जी का जो एक कहना है कि लोगों को भी तो संवेदनशील होना चाहिए कि वो ऐसे कार्य न करें जो एक बड़े संख्या में लोगों की भावनाओं को आहत करते हों। इस संदर्भ में शायद सावधानी की जरूरत है। पर तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि फिल्म निर्माताओं को, खासतौर पर हिंदी फिल्म निर्माताओं को, नए सिरे से मनोरंजन के आयाम गढ़ने की जरूरत है। परंपरागत लीक से चले हुए फार्मूले अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए हैं, ऐसा लाइन से पिटती हुई फिल्में बता रही हैं। देखें, कुछ नयापन लाने की कोशिश शुरू होगी, और शुरू होगी तो क्या जनता का समर्थन उसे मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे और लौटेंगे तो देश के सम्मुख फिर से यक्ष प्रश्न बन रहे कश्मीर के संदर्भ में कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।